नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी शिप्पन शर्मा भी ज्वाइन कर चुकी है। और न्यूज रूम लाइव में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी तमाम खबरें और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर और लोकसभा की कार्रवाई को लेकर यह बात होगी, जहां पर आपको बता दें कि शीतकालीन का सत्र राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा होगी और इन तमाम चर्चाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा। दूसरी खबर को लेकर जहां उत्तर प्रदेश में 6 महीने हड़ताल पर अब रोक लग चुकी है। क्या है ये पूरा मामला, वो भी आपको बताएं। इसके बाद बात करेंगे कफ सिरप मामले को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। इस बीच कई कफ सिरप की बोतलें ऐसी है जो तोड़ी गई है और दूसरी तरफ साइंस की तरफ से अगर बात की जाए, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अगर बात की जाए तो लगातार इन कफ सिरप्स की जांच जारी है। बिल्कुल, इसी बीच बात करेंगे राजधानी दिल्ली को लेकर, जहां पर अब 11 की जगह 13 जिले स्थापित किए जाएंगे। पूरी अपडेट क्या कुछ है वो आपको बताएं। अब बात होगी राहुल गांधी को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिक मामले को लेकर आज सुनवाई होने वाली है, क्योंकि ये भी देखने को मिला कि संसद का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस बीच कई बड़े सवाल इस नागरिकता को लेकर खड़े हुए और पूरे गांधी परिवार की इस नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हुए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की कार्रवाई को लेकर और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि आज संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस बीच कार्रवाई जारी है, जहां पर तमाम बड़े मुद्दे एसआईआर को लेकर भी बातचीत होने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ मीटिंग भी की है और पीएम मोदी भी यूपी के सांसदों से मुलाकात करेंगे। तो ये तमाम खबरें आपके सामने और इस बीच ये बड़ी खबर, जहां पर राज्यसभा में आज चर्चा होगी तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, जहां पर देश के कई जिलों में, कई राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। कई जगह पर समय अवधि बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 90% से ज्यादा फॉर्म्स जो है वो बांटे गए हैं, लेकिन अभी भी जो बचा हुआ आंकड़ा है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और तमाम बीएलओ बीएलए तैनात किए गए हैं और घर घर जाकर वो फॉर्म दे रहे हैं और लोगों से ये अपील है कि जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट भरें, क्योंकि 25 दिसंबर अब आखिरी डेट चुनाव आयोग की तरफ से रख दी गई। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के सांसदों से मुलाकात करेंगे और कल देर रात एक डिनर जो है वो आयोजित किया गया पीएम हाउस के अंदर और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों को इनवाइट भी किया था। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, तमाम बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे और संसद सत्र के अंदर क्या कुछ आगे की रणनीति देखने को मिलेगी उस पर भी चर्चाएं देखने को मिली। तो फिलहाल अभी आपको बता दें कि विपक्ष यहाँ पर एक तरफ लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर हमलावर है, लेकिन 12 राज्यों के अंदर लगातार ये प्रक्रिया जारी है, जहां पर गुजरात से लेकर अंडमान निकोबार और बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमाम जगहों पर अब समय अवधि बढ़ाई गई है। कल सुबह ये खबर सामने आई थी कि चुनाव आयोग की बैठक होगी और उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये अवधि बढ़ा दी गई थी, लेकिन शाम होते होते जैसे ही ये मीटिंग खत्म होते होते तमाम ऐसी जगहें थी, तमाम ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें कि गुजरात था, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और अंडमान निकोबार है। ये तमाम वो इलाके थे जहां पर कि अब समय अवधि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बढ़ा दी गई है। लेकिन चर्चाओं का विषय पूरे देश के अंदर बना हुआ है। संसद के अंदर अगर हम देखें तो चर्चाएं देखने को मिलती है, हंगामा हुआ, विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामे काटे गए, वहीं सड़कों पर भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले और बीएलओज की मौत और अन्य कारणों के चलते एसआईआर हमेशा से एक चर्चाओं का विषय रहा है। लेकिन ये एक चुनावी प्रक्रिया है, आने वाले वक्त में चुनाव में कोई दिक्कत ना हो इसके चलते ये प्रक्रिया जारी है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर ये है कि अब दिल्ली में जिलों की संख्या बढ़ सकती है और ये अब 11 से बढ़कर 13 हो सकते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है और इस बीच दिल्ली को लेकर अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि तमाम ये बड़ी खबरें सामने आ रही है। फिलहाल इस जगह पर जिलों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी और सरकार ने इसके प्रस्ताव को मंजूर किया। लागू करने के लिए अब एलजी को भी यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो भेजी जाएंगी।
तो दिल्ली के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव अब फिलहाल मंजूर कर दिया है और अब 11 की जगह 13 जिले जो हैं वो दिल्ली के अंदर होंगे। लेकिन अभी लागू करने के लिए एलजी को यहां पर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और अंतिम जो निर्णय है वो एलजी के हाथ में है। दिल्ली में अब 11 की जगह 13 जिले होंगे। कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर कर दिया है और लागू करने के लिए एलजी को भेजा जाएगा। वहीं दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को ये बड़ा फैसला लेते हुए इस एक बड़े प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फिलहाल आपको बता दें कि लगातार संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस बीच सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और सदन की कार्रवाई स्थगित जो है हंगामे के चलते हुई है। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर कार्रवाई को लेकर अगर बात की जाए तो बड़ी बात यह है कि शुरू होने से पहले ही अगर कार्रवाई स्थगित होगी तो चर्चा कब होगी, ये भी एक मुद्दा है। जो संसद में सांसदों की अगर समझ की बात की जाए तो आपसी लड़ाई के चलते तमाम मुद्दे जो उठाए जाने हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही है और अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जगह कार्रवाई चल रही थी और दोनों में कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो बिल्कुल कुछ देर बाद एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के अंदर कार्रवाई स्थगित हुई है। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित हो गई है। अब देखिए 11 बजे हो शुरू हुई, अभी 11:07 हो रहे हैं। 7 मिनटों तक ही ये कार्रवाई चल पाई और कार्रवाई अब फिलहाल स्थगित हो गई है। 1 घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित होगी और अब 12 बजे एक बार फिर से लोकसभा के अंदर जो मुद्दे हैं, जो चर्चाएं हैं वो देखने को मिलेगी। राज्यसभा की कार्रवाई 15 मिनट तक स्थगित की गई है। 15 मिनट के बाद यानी कि तकरीबन 11:20 या फिर 11:30 बजते बजते राज्यसभा के अंदर कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी और चर्चाओं का दौर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। कई दिन बीत चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वंदे मातरम को लेकर चर्चाएं हुई, उसके बाद एसआईआर को लेकर चर्चाएं हुई। कुछ दिन के लिए कार्रवाई सही ढंग से चली, लेकिन उसके बावजूद आज जाकर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला और ये कार्रवाई दोनों जगह पर स्थगित की गई। पहले से ही आसार थे, एसआईआर की प्रक्रिया है या फिर बाकी मुद्दे हैं जो भी भारतवर्ष में चल रहे हैं उसको लेकर लगातार हंगामा काटा जा रहा है। अब देखिए विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े होना, जो सरकार काम नहीं कर रही है उसकी आवाज उठाना, जनता की आवाज सदन में उठाना। लेकिन आवाज उठाने का ये तरीका कितना जायज है ये हम सभी के सामने है, क्योंकि सिर्फ समय ही नहीं राजस्व की भी बहुत ज्यादा कटौती, बहुत ज्यादा नुकसान कहीं ना कहीं होता है जब एक मिनट तक सदन की कार्रवाई स्थगित होती है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान पूरे भारतवर्ष को उठाना पड़ता है। जनता का टैक्स, जनता का मेहनत का पैसा, ये जब सदन में लगता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर पेश आती है जब ये कार्रवाइयां स्थगित होती है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा की कार्रवाई की बात की जाए तो 11:15 तक स्थगित की गई है और इस बीच उसके बाद चर्चाएं दोबारा से शुरू होंगी, जहां पर आज तमाम बड़े मुद्दों को लेकर बातचीत होनी थी, चाहे वो चुनाव सुधार हो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो या वोट चोरी जैसे मुद्दे हो, इन तब सभी पर आज राज्यसभा में चर्चा होनी थी। कल भी हमने कुछ तस्वीरें देखी लोकसभा में जहां पर ई सिगरेट पीने को लेकर विवाद हुआ। बात करते समय जब सांसद जेब में हाथ रखकर बात कर रहे थे, इसको भी एक प्रोटोकॉल के खिलाफ बात कहते हुए नजर आए थे तमाम सांसद। इस वक्त ये तस्वीरें जब सामने आ रही हैं तो आप देखिए कि जाहिर सी बात है तमाम बड़े मुद्दे खड़े हो रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा में। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ताबिश कमाल जुड़ चुके हैं। ताबिश, लगातार अगर बात की जाए वोट चोरी का मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा है, ये मुद्दे लगातार वो है जो पहले दिन से शुरुआती तौर पर पता था इन पर चर्चाएं होगी, लेकिन और भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनको लेकर हंगामा हुआ, चाहे वो ई सिगरेट पीना हो या फिर हो जेब में हाथ रखकर सांसदों द्वारा बात करना। तो ओवरऑल कार्रवाइयां स्थगित हो रही है, चर्चाएं ठप हो रही है और कंक्लूजन वही है कि हर बार की तरह कुछ नहीं निकलेगा। देखिए, जिस तरह से लगातार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा था, हालांकि इस मुद्दे को लेकर के सरकार की तरफ से समय भी दिया गया, चर्चा भी की गई, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर सदन में आकर के जवाब भी दिया, लेकिन उसके बाद विपक्षी नेताओं का ये कहना था कि जिस तरह से जवाब दिया गया है वो उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। सदन के दोनों जो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में हमने देखा कि दोनों में जवाब दिए गए, लेकिन विपक्ष का आरोप ये था कि सरकार इस मुद्दे पर अभी भी उस तरह से जवाब नहीं दे रही है जो चाहिए।
हालांकि प्रियंका गांधी इस पूरे मामले पर बोली और प्रियंका गांधी ने कहा कि इस पूरे मामले को सरकार ने सिर्फ एक चश्मे से देखा है। 1.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ सफाई दी है, सवालों के जवाब नहीं दिए। राहुल गांधी ने भी इस बात को उठाया, उन्होंने कहा कि सिर्फ सफाई देने से काम नहीं चलेगा बल्कि जवाब देना होगा। चाहे संजय सिंह हो, अखिलेश यादव हो, तमाम जो नेता हैं एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह ने राज्यसभा में बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जाकर के वो डेलीगेशन से मिले और उन्होंने जब उत्तर प्रदेश में अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि 18% वोट काटे जाएंगे, लगभग 3.5 करोड़ वोट काटे जाएंगे। तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप हमें संसद के दोनों सदनों में देखने के लिए मिल रहे हैं। भले ही सरकार के जवाब आए हो सामने, लेकिन सदन के जो नेता हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो फिलहाल संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। वो किसी भी राजनीतिक दल के सांसद हों, वो फिलहाल अभी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं और ऐसे में दोनों सदनों में लगातार हंगामा हमें देखने के लिए मिल रहा है और इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 15 मिनट और 1 घंटे के लिए स्थगित की गई है। एक तरफ 15 मिनट के लिए स्थगित की गई तो एक तरफ 1 घंटे के लिए स्थगित की गई। कुछ ही मिनट के लिए कार्रवाई शुरू होती है और उसके बाद फिर उसको स्थगित कर दिया जाता है। ये इंडिकेशन है कहीं ना कहीं अभी भी विपक्ष का कि विपक्ष अभी भी फिलहाल सरकार के सवालों से पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। ताबिश, अब देखिए जिस तरीके से आपने भी बताया कि जवाब दिए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सदन के अंदर बोला, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बोलते नजर आए और तमाम जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उन्होंने बोला, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं टॉपिक्स को लेकर लगातार बातें उठती नजर आ रही हैं। तो कितना जायज़ है, क्योंकि एट द एंड जहाँ पर एक तरफ समय की यहाँ पर समय की बर्बादी है, वही दूसरी तरफ राजस्व की भी बर्बादी देखने को मिलती है जब कार्यवाही स्थगित होती है। देखिए, आज 10वां दिन है संसद की कार्रवाई का और 10वें दिन भी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार कुछ मुद्दों को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच अनबन स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है। अगर आज की बात कर ली जाए तो आज शुक्रवार है और आज जो है संसद का आखिरी दिन रहेगा। 2 दिन के लिए फिर संसद बंद होगी, शनिचर और इतवार यानी सैटरडे और संडे संसद की कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे में 10 दिन ये पूरे हो जाएंगे, लेकिन हमें वो अहम बिल जिन पर सरकार चर्चा करा के जिन्हें पास कराना चाहती थी, उन अहम बिलों पर फिलहाल अभी तक चर्चा दिखाई नहीं दे रही है। उन बिलों पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। यानी अगर कहा जाए तो एक तरफ तो सरकार ये दावा कर रही है कि बिल्कुल हम विपक्ष के साथ मिलकर के काम करेंगे, वहीं विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार के साथ काम करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही। अभी सदन स्थगित दिखाई दे रहे हैं और ये बात साफ है कि सदन स्थगित होने से कहीं ना कहीं कार्रवाई भी बाधित हो रही है। ठीक है ताबिश, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में अब जिलों की संख्या बढ़ सकती है। दिल्ली में अब 11 की जगह 13 जिले होंगे और दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और लागू करने के लिए एलजी को ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये जो प्रस्ताव है वो भेजा जाएगा और अंतिम हस्ताक्षर, अंतिम मोहर जो है वो एलजी की तरफ से लगाई जाएगी। अभी तक फिलहाल 11 जिले पूरे दिल्ली के अंदर थे, लेकिन अब हो सकता है कि 13 हो जाए जब एलजी की तरफ से इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, उनकी तरफ से स्टैंप लगेगी। फिलहाल ये जो आप एक सूची देख रहे हैं ये 11 जिलों की सूची है, लेकिन अब डिलिमिटेशन एक बार फिर से हुई वहां पर और इसको लेकर अब 11 की जगह 13 जिले। ताबिश कमाल हमारे साथ एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। ताबिश, आपसे जानना चाहूंगी पूरी प्रक्रिया क्या कुछ है, जिस तरीके से 11 की जगह अब 13 जिले हैं, कौन से एरियाज में कटौती कर 2 नए जिले स्थापित किए हैं और इनके नाम क्या कुछ रखे जाएंगे, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, चूंकि दिल्ली में सत्ता से पहले ही जब दिल्ली के अंदर आम विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त भी बीजेपी ने कहा था कि हम जो दिल्ली नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन सब के जो आपस की तकरार रहती है, देखिए जिलों को लेकर, उनकी सीमाओं को लेकर के अक्सर तकरार रहता है और ख़ास तौर से नई दिल्ली जो नगर पालिका परिषद है, एनडीएमसी, और साथ ही कैंटोनमेंट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी और ऐसे में सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम नए ज़िलों का गठन करेंगे और उन नए ज़िलों में एक तरह का मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा, यानी मिनी सचिवालय इनमें बनाया जाएगा। सरकार ने 11 ज़िलों को बढ़ाकर कर 13 ज़िलों के लिए कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है। अब ये दिल्ली के अंदर नए 13 ज़िले होंगे, जो 13 ज़िले अलग अलग काम करेंगे, जिनके सब डिवीज़न जो हैं वो भी बना दिए गए हैं। साथ ही सब डिवीज़न बनने के बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो सब डिवीज़न की संख्या हो जाएगी वो 33 से बढ़कर 39 होगी। नए अगर ज़िलों की बात कर ली जाए तो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के में जंगपुरा, कालकाजी और बदरपुर को रखा गया है। वहीं ओल्ड ज़िला बनाया गया है जिसमें चांदनी चौक और बुराड़ी।
नॉर्थ में जो नया जो सर्कुलर जारी किया गया है, नॉर्थ में बुराड़ी, आदर्श नगर और बादली होंगे। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली, जहां पर दिल्ली कैंट है सबसे ज़्यादा हमें अक्सर यहां पर विवाद देखने के लिए मिलता था, इस विवाद को सुलझाने का काम किया गया है। सेंटर में पटेल नगर और करोल बाग आ जाता है। सेंट्रल नॉर्थ में शकूर बस्ती और शालीमार बाग मॉडल टाउन आ जाएंगे। उसके अलावा साउथ वेस्ट होगा नजफगढ़, मटियाला, द्वारका और बिजवासन। उसके अलावा आउटर नॉर्थ होगा जिसमें मुंडका, नरेला और बवाना जैसे अहम जो इलाके हैं वो होंगे। नॉर्थ वेस्ट में किराड़ी, नांगलोई और रोहिणी। नॉर्थ ईस्ट में करावल नगर, गोकुलपुरी, यमुना विहार और शहादरा। वहीं ईस्ट में गांधीनगर, बिजवासन और पतपड़गंज होगा। साउथ की बात करी जाए, इसमें छतरपुर, मालवीय नगर, देवली और मेहरौली। और लास्ट हो जाता है वेस्ट, जिसमें विकासपुरी, जनकपुरी और राजौरी गार्डन। इसके ये सब डिवीजन भी इसके साथ मैंने आपको बताए हैं, जिलों के साथ साथ ये सब डिवीजन बना दिए गए हैं। अब जो दिक्कतें थी नगर निगम, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली कैंटोनमेंट की, उसका खत्म होने का दावा किया जा रहा है। एलजी के पास फाइल भेज दी गई है। एलजी से अप्रूव आने के बाद दिल्ली के अंदर अब 11 से बढ़कर 13 नए जिले होंगे, जिसमें 39 सब डिवीजन बनाए गए ठीक हैं। है ताबिश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए इस हवाले से। और आप देखिए कि ये दिल्ली से बड़ी खबर थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। और फैसला ये है कि 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं कर सकता है। यूपी में 6 महीने तक एस्मा लगाया गया है और इस बीच सभी विभागों में हड़ताल पर रोक लगाई गई है। हड़ताल करने पर एस्मा के तहत कार्रवाई तमाम उन लोगों पर की जाएगी जो हड़ताल करेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, जहां पर हड़तालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पूरी तरह से रोक दी गई है। और ये रोक जो है वो एस्मा के तहत लागू की गई, जहां पर आदेश भी जारी हुआ है। और इस आदेश के तहत ये नियम प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों के अंदर, तमाम निगमों के अंदर, प्राधिकरण और जितने भी स्थानीय निकाय हैं वहां पर लागू होता है। हड़तालों से सेवाएं प्रभावित हो रही थी, जिसके चलते कि ये बड़ा एक्शन लिया गया है। सरकार के मुताबिक ये कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से कई ऐसे विभाग थे जिनके कामकाज लगातार प्रभावित हो रहे थे और इसमें आम लोगों को दिक्कतें हो रही थी और इनकी दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ रही थी। तमाम ऐसे विभाग है जैसे स्वास्थ्य विभाग है, बिजली विभाग है, पानी का महकमा है और परिवहन विभाग है। इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते अब यहाँ पर एस्मा लागू किया गया है, जिसके तहत कि अब 6 महीने तक कोई भी विभाग का कोई भी कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकता है। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव पांडे उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से ये एस्मा को लेकर बात कही गई है, कार्रवाई होगी और तमाम चीजें की हड़ताल अब 6 महीने तक नहीं होगी, इसमें विभागों का रिएक्शन क्या कुछ है, क्योंकि सरकार का ये फैसला उन्हीं के रिएक्शन पर लिया गया है? देखिए, विभाग अब तक अपनी मांगों की पूर्ति के लिए सरकार से जो मांग कर रहे हैं उनकी पूर्ति के लिए लगातार प्रदर्शन, धरना, हड़तालें ये सब करते रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा लगा दिया है, यानी कि 6 महीने तक, आने वाले 6 महीने तक, यानी कि करीब करीब अप्रैल तक किसी भी तरीके का कोई भी जो प्रदर्शन होता है, हड़ताल होती है, वो नहीं कर सकते। अगर मैं बीते दिनों की बात करूं तो लगातार लखनऊ में अगर मैं बीते दिनों की बात करूं तो लगातार लखनऊ नगर निगम की ओर से जो है वो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन के साथ साथ इस तरीके के मामले भी सामने आ रहे थे जहां पर हड़तालों की वजह से आम जनता को कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अगर बीते दिनों की और बात करूं तो बिजली विभाग लगातार प्रदर्शन कर रहा था, जो कि बिजली विभाग में जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो इस बात को लेकर के विवाद कर रहे थे कि जो लंबे समय से काम करते आ रहे हैं उनको परमानेंट एम्प्लॉय किया जाए। इस तरीके के तमाम लोगों के कारण जो आम जनता है, जो जिसका डेली विभागों में आना जाना है, उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जाकर के जब एस्मा लागू कर दिया है, यानी कि सरकार के विरोध में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो तत्काल रूप से जेल होगी। तो अब इसको लेकर के जो कार्यालय हैं, जैसे नगर निकाय हो गया, बिजली विभाग हो गया, अन्य विभाग हो गए, जाहिर है कि 6 महीने तक हड़ताल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी मांगों को भी पूरी तरीके से नहीं रख पाएंगे। जी बिल्कुल गौरव, देखिए अब
अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करना, विरोध प्रदर्शन करना, सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं जायज़ मांग उठाना, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये सभी का डेमोक्रेटिक अधिकार है। अब जब 6 महीने के लिए इन तमाम लोगों पर रोक लग जाएगी, ना ही वो हड़ताल कर पाएंगे और उनकी जायज़ मांगे भी पूरी नहीं होगी, तो 6 महीने के बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। उसके बाद क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा और ज़्यादा जो माहौल है वो खराब होता नजर आ सकता है? बिल्कुल देखिए शिवम, 6 महीने के बाद यानी कि 2027 में 2026 लग चुका होगा और 2027 के इलेक्शन की प्रक्रिया लगभग लगभग शुरू होने वाली होगी। उसके पहले सरकार पहले से ही इस भूमिका में है कि जो मांगे हैं उनको किस तरीके से, चूंकि 6 महीने का समय भी सरकार के पास है, कि जो मांगे आ रही हैं इन विभागों की ओर से उन्हें किस तरीके से तब्दील करना है, क्या संविदा कर्मचारियों को परमानेंट एम्प्लॉय करना है, या इस तरीके की जो भी मांगे आ रही हैं उन तमाम मांगों को लेकर के उस पर चर्चा होगी, उन पर बातचीत होगी। और जाहिर है कि 6 महीने बाद उन विभागों का गुस्सा तो फूटना लाजमी है, क्योंकि 6 महीने तक प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, अपनी मांगे नहीं रख पाएंगे। लेकिन 6 महीने का समय भी सरकार के पास मोर देन इनफ है कि वो इन मांगों पर विचार कर सके, विचार विमर्श करके बैठ करके बात कर सके इनके प्रतिनिधिमंडलों से, और तमाम इनको किस तरीके से आगे ले जाना है इस पर विचार कर सके। ठीक है गौरव, बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे रूबरू आपको करवाते हैं, जहां पर कफ सिरप मामले में ईडी की छापेमारी हुई है और देश में 25 जगहों पर ये कार्रवाई चल रही है, जिसमें यूपी, झारखंड और गुजरात में छापेमारी की जा रही है। यूपी में लखनऊ है, वाराणसी है, जौनपुर है, सहारनपुर है, यहाँ पर लगातार तलाशी हो रही है और जो गैर कानूनी कफ सिरप केस के मुख्य आरोपी है उन तमाम पर ईडी की तरफ से कार्रवाई जारी है। बिल्कुल आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो गैर कानूनी कफ सिरप केस में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, उसके साथ ही आलोक सिंह, अमित सिंह और दूसरे कफ सिरप बनाने वालों जिन्होंने की गैर कानूनी ट्रेडिंग के लिए धोखे से कफ सिरप सप्लाई किया था, और साथ ही साथ सीए विष्णु अग्रवाल से जुड़े 25 ऐसे ठिकानों पर लखनऊ में, वाराणसी में, जौनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के रांची, झारखंड और अहमदाबाद गुजरात के अंदर तलाशी लगातार जारी है। और आपको बता दें ये कफ सिरप मामला है जहां पर कि अवैध तरीके से जिन कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग की गई और उसके बाद सप्लाई किया गया उन पर यह कार्रवाई हो रही है। और तलाशी सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई है और अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि पिछले 2 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड और तमाम ऐसे राज्य हैं और राज्यों के अंदर तमाम छोटे इलाके हैं, जिले हैं जहां पर कि लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। और आज एक बार फिर से ये कार्रवाई देखने को मिली। सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह तड़के ही सभी टीम्स एक साथ दबिश देने के लिए पहुंची ताकि पहले से ही बाकी लोगों को इत्तला ना मिल सके, इन्फॉर्मेशन ना मिल सके, जिसके चलते कि अभी फिलहाल पूरे देश भर के अंदर 25 अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमार कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कफ सिरप मामले में जारी है। बिल्कुल, इस बीच आपको बता दें कि गाजियाबाद के साथ साथ अलग अलग जिलों में कोडीन वाले कफ सिरप की गैर कानूनी स्टॉकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग और क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग के संबंध में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस आधार पर ये ईडी की कार्रवाई दर्ज की गई है और ईडी कार्रवाई कर रही है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव पांडे ज्वाइन कर चुके हैं उत्तर प्रदेश से और प्रवेश कुरैशी हमारे साथ गुजरात से। प्रवेश, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे गुजरात में कहां-कहां पर ये कार्रवाई हो रही है और किस-किस के घर पर, किस-किस के कार्यालय के अंदर ये कार्रवाई लगातार जारी है? जी बिल्कुल सिपन, आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों से जिस तरह ये मामला पूरे देश में चल रहा है, इसकी वजह से आज सुबह से ही ईडी ने देश की 25 अलग अलग जगहों के ऊपर छापेमारी की है, जहां गुजरात में भी, अहमदाबाद में इस केस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सभी के वहां जांच पड़ताल की जा रही है। दवा बनाने वाली कंपनियों के वहां ईडी पहुंच चुकी है और तपास कर रही है, इनके दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है, कितना माल किस तरह बना रहा है, वो सारे मुद्दों को बारीकाई से जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन पुख्ता तौर से अभी तक कोई भी अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल जो भी जानकारी मिल रही है वो सूत्रों पास से मिल रही है, क्योंकि अभी जांच पड़ताल चल रही है। पूरे मामले का खुलासा जांच खत्म होने के बाद ही सामने आए। ठीक है परवेज, हमारे साथ गौरव भी बने हुए। गौरव, लगातार ईडी की तरफ से ये कार्रवाई आज सुबह सवेरे से यूपी के काफी एरियाज में देखने को मिली है। अभी तक क्या कुछ जानकारी है, जिनके जगहों पर छापेमारी की गई है, जो खास तौर पर मुख्य आरोपी है, उनको क्या कुछ लेकर बातें सामने आ रही हैं इस कार्रवाई के बाद?
देखिए, जब से कफ सिरप का मामला शुरू हुआ है, तब से लगातार इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। लगातार यूपी के साथ-साथ गुजरात में, झारखंड में तमाम जगहों पर आज ईडी जी। ने लगातार एक साथ कार्रवाई की है, जिससे कि अन्य जगहों पर कोई अलर्ट ना हो जाए। हम्म। अ, वि क्योंकि कफ सिरप का मामला जो है अब लगातार बड़ा रूप लेता जा रहा है। कई मासूम बच्चों की इस पूरे मामले पे मौत हुई है। लखनऊ में प्रमुख सचिव ने के साथ-साथ डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमारी धरपकड़ जारी है। और आज ईडी की छापेमारी साफ तौर पे निश्चित करती है कि जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, कहाँ-कहाँ वो कफ सिरप का सामान रखा हुआ है या कहाँ-कहाँ वो कफ सिरप जो पुराने तरीके से पहले स्टोर किए जा चुके हैं, कौन-कौन सी ऐसी जगहें हैं। इन तमाम जगहों को लेकर के छापेमारी हो रही है। यूपी की अगर बात करूँ तो लखनऊ में 9 जगहों पर छापेमारी चल रही है ईडी की। और अब छापेमारी के दौरान क्या निकलता है ये ऑफिशियल नोट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ईडी लगातार गुजरात, झारखंड, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ तमाम जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। शुभम जायसवाल से जुड़े तमाम लोग जो पूरा रैकेट बताया जा रहा है, जिन-जिन चूँकि 2 कांस्टेबल, शुभम जायसवाल, इसके अलावा जो-जो लोग इस कड़ी में जुड़े हुए हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। उसके साथ-साथ अब उन फैक्ट्रियों पर छापेमारी की जा रही है, उन घरों पर छापेमारी की जा रही है, जहाँ पर स्टॉक करके माल रखा जा रहा था। जी। बिल्कुल प्रवेश, आपसे जानना चाहूंगी अभी फिलहाल क्या कुछ बरामदगियां हुई हैं, क्या कुछ कफ सिरप मामले में जैसे जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ वहां से और सैंपल्स मिले हैं या फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है गुजरात से अभी फिलहाल? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इस मामले को लेकर एफआईआर हुई है, जिसकी वजह से अभी तक पूरे देश के अंदर से 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। और उसके बाद अब ईडी ने आज सुबह से छापेमारी चालू की है। अहमदाबाद में भी फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। अगर कोई गैर कानूनी चीज इनके पास से बरामद होगी तो हिरासत में लेकर इनके ऊपर भी कार्रवाई करने में आएगी। लेकिन जिस तरह से ईडी ने आज सुबह से ही ये कंपनियों के ऊपर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है, ठीक है। उस तरह से लोगों में काफी। ठीक है परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और आप देखिए एक और बड़ी कार्रवाई जहां लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारी हो रही है। लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक शिफ्ट किया गया है। इस बीच दोनों के इमिग्रेशन सेंटर में उन्हें रखा गया है क्योंकि पासपोर्ट जो है उनके कैंसिल कर दिए गए हैं और आपको बता दें कि वो कहीं भी नहीं जा सकेंगे। ये कार्रवाई सबसे पहले एम्बेसी की तरफ से की गई थी और ये पूरा मामला गोवा अग्निकांड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लूथरा ब्रदर्स को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो ही ये मामला पेश आया वो थाईलैंड भाग गए थे और उसके बाद इन पर ये कार्रवाई हुई है, जिसके बाद इन्हें भारत लाया जाएगा और यहाँ पर पूरे आपराधिक मामलों के चलते जो इन पर फिलहाल है गोवा अग्निकांड के बाद उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल रूपाली, ये बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इस पूरे मामले के अंदर जो अग्निकांड गोवा के अंदर देर रात को पेश आया। 25 लोगों की जान गई, जिसके अंदर टूरिस्ट जो देश विदेश से यहाँ पर पहुँचे थे उन लोगों की जान गई, जो स्टाफ मेंबर्स यहाँ मौजूद थे उन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो ये लोग यहाँ पर रहकर पुलिस की कार्रवाई का सामना कर सकते थे, लेकिन ये दोनों भाई थाईलैंड भाग गए और वहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर एम्बेसी की तरफ से इन दोनों के पासपोर्ट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए थे और अब इन दोनों को बैंकॉक के अंदर रखा गया है। इन्हें भारत वापस लाने की तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है और जैसे ही इन्हें भारत लाया जाएगा उसी वक्त इन दोनों पर जो है वो कड़ी कार्रवाई होगी। वैसे भी इन पर आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और इसके चलते जो है यहाँ पर आगे की कार्रवाई भी इन पर होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये भगौड़े निकलकर सामने आए, भारत से ये बाहर भाग गए, थाईलैंड चले गए और अब इन पर कार्रवाई होगी जब इन्हें एक बार फिर से भारत लाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, जहां पर आज सुनवाई होने वाली है और सुनवाई होगी नागरिकता के संबंध में। इस बीच कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। रायबरेली में एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी और राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में ये तमाम सुनवाई के बाद पता चलेगा कि क्या जो जुड़ी हुई अर्जी थी जो लगाई गई थी रायबरेली कोर्ट में उस पर क्या फैसला है। फिलहाल इसको लेकर अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर नागरिकता के संबंध में पहले भी कई सवाल उठते आए हैं राहुल गांधी पर और इस बीच अब देखिए कि एमपी एमएलए कोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है
क्या ये सुनवाई होती है, टलती है, दोहरी नागरिकता मामले में ये कोर्ट की सुनवाई होनी है? तो इन तमाम चीजों पर फिलहाल नजरें हर किसी की टिकी रहेंगी, जहां पर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस दोहरी नागरिकता के मामले में ये बड़ी सुनवाई होगी। तो बिल्कुल आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो नागरिकता से जुड़ा है, जहां पर इस नागरिकता से जुड़ी याचिका पर रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी और नागरिकता को लेकर बेंगलुरु के रहने वाले एस विघ्नेश शिशिर की ओर से याचिका दायर की गई थी और बीते दिनों न्यायाधीश विवेक कुमार ने भी सुनवाई की थी, जिसमें कि न्यायाधीश ने अगली तारीख 12 दिसंबर तय की थी, यानी कि आज का दिन। और इसके बाद जब ये पिटिशन फाइल की गई, अब आज राहुल गांधी वहां पर पेश होंगे। देखिए, आज एक तरफ जहां पर संसद सत्र जारी है, लेकिन दूसरी तरफ रायबरेली के अंदर उनका पहुंचना भी बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो वहाँ पर पेश होंगे, क्या वो पेश नहीं होंगे। अगर पेश नहीं होंगे तो क्या कुछ आगे उन पर एक्शन लिया जाएगा, और अगर पेश हुए तो किस तरीके की सुनवाई होगी, क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रायबरेली रिटर्निंग ऑफिसर और लोकसभा स्पीकर भी यहाँ पर रिस्पोंडेंट के तौर पर इस पूरी पिटीशन के अंदर शामिल किए गए हैं। तो आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि आईएएस संतोष वर्मा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डिप्यूटी सेक्रेटरी के पद से हटाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये कार्रवाई की है और फर्जी दस्तावेजों से आईएएस बनने का आरोप है। ये विवादित बयान से चर्चा में संतोष वर्मा आए थे। एक विवादित बयान था, जिसके बाद आपको बता दें कि ये बयान भी ब्राह्मण बेटियों पर दिया गया था, जिसके बाद लगातार कार्रवाई हुई और अब उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है। अधिकारियों का इस पर एक स्टेटमेंट भी आया। उनका कहना है कि एमपी सरकार ने एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्यूटी सेक्रेटरी पद से हटा दिया गया है। इनकी तरफ से एक विवादित बयान जो है वो ब्राह्मण बेटियों को लेकर दिया गया, जिसके बाद कि ये चर्चाओं का विषय बन गए और इसके बाद अब जो है इन्हें डिप्यूटी सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया है। ये है संतोष वर्मा, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के ब्राह्मण समुदाय की बेटियों के बारे में जो विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया था उस पर संज्ञान लिया। उन्होंने जीएडी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। अब एक तो इन्हें पद से हटाया गया है डिप्यूटी सेक्रेटरी के पद से, दूसरा अब इन पर विवादित बयान देने पर, विवादित टिप्पणी करने पर इन पर आगे की कार्रवाई भी होगी। तो कहीं ना कहीं अब आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती नजर आएंगी और आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि अब इन पर कार्रवाई होगी। इन्हें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्यूटी सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया है, क्योंकि ये पाया गया कि इन्होंने धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी कर ये एक आईएएस ऑफिसर बने और दूसरा, जब एक आईएएस ऑफिसर है जो कि एक बहुत जिम्मेदार एक कुर्सी पर बैठे हैं और लोगों की सेवा करने के लिए उस कुर्सी पर है, लेकिन उस वक्त वो ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित टिप्पणी देते नजर आए, जिसके बाद कि इन पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई जो है वो एक और निकल कर सामने आई कि ये जब आईएएस ऑफिसर बने तो इनकी तरफ से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, जिनकी वजह से कि अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है, इन्हें इनके पद से हटा दिया गया है। बिल्कुल ये ज़रूरी भी था, जिस तरीके से ये विवादित बयान सामने आया उसके बाद ये कार्रवाई होना और फर्जी तरीके से आईएएस बनना, ये तमाम एक बड़ा ब्लंडर ही कहा जा सकता है कि सबसे पहले आप फर्जी तरीके से आईएएस बने, डिप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर थे और उस पद पर रह के भी इस तरीके की टिप्पणियां दी। फिलहाल ये कार्रवाई हुई कि इन्हें हटा दिया गया। तो वहीं आगे बढ़ेंगे, जहां पर महाराष्ट्र से एक बुरी खबर है। कांग्रेस के नेता और पूर्व गृह मंत्री का निधन हो गया है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर का निधन, और 91 वर्षीय पाटिल ने लातूर में अंतिम सांस ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे और उसके बाद 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। बिल्कुल आपको बता दें कि कई अलग मंत्री पदों पर ये कार्यरत रहे हैं
और कांग्रेस नेता हैं और देश के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं शिवराज पाटिल चाकुरकर। इनका आज निधन हो गया है। 91 वर्ष की आयु में इन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि शिवराज पाटिल चाकुरकर लोकसभा के सभापति और विभिन्न केंद्रीय मंत्री पदों पर कार्यरत थे। लंबी बीमारी के कारण घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। 2004 में लोकसभा में हारने के बाद भी उन्होंने राज्यसभा से गृह मंत्री का पद और केंद्रीय जिम्मेदारियां स्वीकार की थी। इस बीच नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की, उन्होंने काफी शोक व्यक्त किया है और अपने अकाउंट एक्स पर ये पोस्ट किया है कि वह काफी ज्यादा दुखी है इस चीज से, क्योंकि इनके कार्यकाल को वो याद करते हुए नजर आए। इनका जीवन कैसा था, इन्होंने आखिरकार भारतीय राजनीति को क्या कुछ दिया, ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि श्री शिवराज पाटिल जी के निधन से दुखी हूँ। वे एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में एमएलए, एमपी, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और लोकसभा के तौर पर काम किया है। वो समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पिछले कुछ सालों में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई। सबसे हाल की मुलाकात तब हुई जब वो कुछ महीने पहले मेरे घर आए थे। इस बीच उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है और ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। और बाकी नेता भी अगर बात की जाए, भारत के रक्षा मंत्री, वो भी इस पर दुख व्यक्त करते हुए नजर आए, क्योंकि एक अनुभवी नेता थे। और इस बीच राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की तरफ से इस पर पोस्ट किया गया है कि वह एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने अलग अलग पदों पर देश की सेवा की और भारत की तरक्की में असरदार योगदान दिया है। और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। ओम शांति। ये बातें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा कही गई। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया। उन्होंने भी इस पर शोक व्यक्त किया है, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं और एमएलए रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और कई बड़े पदों पर उन्होंने काम किया है। उनकी तरफ से कहा गया, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्व लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री शिवराज पाटिल के निधन से बहुत दुख हुआ। वह एक सम्मानित वरिष्ठ साथी थे जिनके साथ मेरा करीबी रिश्ता और कई प्यारी यादें थी। बहुत आदरणीय राजनेता श्री पाटिल ने देश की सेवा की, अहम संवैधानिक और संसदीय जिम्मेदारियां निभाई और भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों में अहम योगदान भी। उनका निधन कांग्रेस पार्टी और उन सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है जो उनकी ईमानदारी, धैर्य और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करते थे। उनके परिवार, मित्रजनों और अनगिनत समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इस मुश्किल घड़ी में उन्हें हिम्मत मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही गई। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनकी तरफ से भी कई बड़ी बातें रखी गई। उन्होंने भी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्व लोकसभा तो बिल्कुल यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। जनसेवा के प्रति उनका समर्पण, राष्ट्र के लिए उनके योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पूरे पाटिल परिवार, उनके शुभचिंतकों और समर्थकों के साथ है। ये तमाम बातें लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। आप देखिए कि तमाम बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी ने अपना शोक व्यक्त किया है। और इससे पता चलता है कि उनकी छवि क्या कुछ भारतीय राजनीति में रही है, क्या कुछ योगदान उनका रहा है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री का ये कहना है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले भी उनकी मुलाकात हुई जब वो उनके घर पर आए थे। तो ये तमाम चीजें एक उनकी छवि को दर्शाती है कि सार्वजनिक तौर पर या फिर राजनीतिक तौर पर उनकी इमेज कैसी थी और वो लोगों के बीच कैसे काम करते थे। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर आपको बता दें कि एक एक्सीडेंट पेश आया था। अब अरुणाचल के बाद आंध्र प्रदेश में भी एक सड़क हादसा पेश आया है। भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। इस बीच अल्लूरी सीताराम राजू जिले में यह हादसा पेश आया है। आंध्र प्रदेश के सीएम, डिप्यूटी सीएम ने इस हादसे पर दुख जताया है। चिंतूरू और भद्राचलम के बीच घाट रोड है जहां पर बस पलटी है और इस बीच बड़ा दुख कि 21 लोगों की मौत पेश हुई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसा पेश आया था, जिसकी सूचना 2 दिन बाद प्राप्त हुई थी।
एक इकलौता व्यक्ति जो कि वहां पर इस सड़क हादसे के अंदर बच गया, जिसके अंदर की एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा था। एक किसान बच गया और उसकी तरफ से आर्मी को इसकी सूचना दी गई और 2 दिन के बाद इस पूरे जो एक्सीडेंट है उसकी जानकारी प्राप्त हुई। और अब आंध्र प्रदेश में भी एक ऐसा ही बस हादसा पेश आया जिसके अंदर की 9 लोगों की मौत वाक़या हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि मुआवजा देने की घोषणा कर दी गई है। सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, एक्स ग्रेशिया जो है वो इन 9 लोगों को दिया जाएगा और जो लोग इंजर्ड हैं उन लोगों की भी हर संभव मदद की जाएगी। अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ा हादसा हुआ। प्रधानमंत्री और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से मुआवजा देने की घोषणा की गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को राहत राशि जो है वो 50,000 रुपए की दे दी जाएगी। तो देखिए, लगातार सड़क हादसों का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में हादसा हुआ, 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई और आज आंध्र प्रदेश में हादसा होता है जिसके अंदर की 9 लोग अपनी जान गंवा बैठ चुके हैं। लेकिन एक तरफ जहां पर सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया जा रहा है, एक्स ग्रेशिया का ऐलान हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये एक्स ग्रेशिया उन लोगों की जिंदगी वापस नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है और कहा जा रहा है कि मुफ्त में इलाज उन लोगों का किया जाएगा जो लोग अभी फिलहाल घायल हैं, ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो फर्स्ट ऑफ किन्स हैं, उन लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है, उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा है, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बस दुर्घटना में हुई मौतों से दुखी। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। वहीं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं और उन्होंने कहा है कि पीएमएनआरएफ के प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो आप देखिए कि ये शोक व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। तो चलिए, फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।